हे 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 ग्रेड 11, हाउ आर यू। तो सेंटर ऑफ मास की बात चल रही थी। सेंटर ऑफ मास की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता चुका था कि सेंटर ऑफ मास क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर क्यों रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में शेप का रोल अगर होता है तो हम सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हमने कैलकुलेशन भी सीख ली थी शायद कि दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज उसी पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कि एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m1 है और इस पार्टिकल का मास है मान लीजिए m2। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, अच्छा 2 ना करके हम यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए हम आज सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन सीखेंगे। समझ में आया। मैं आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराता हूँ और फिर हम सवाल करते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आपको याद कराया था कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, m1 r1 वेक्टर, इनफैक्ट मैं आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि r कॉम वेक्टर। तो ये किसके इक्वल होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। याद आया आपको। तो ये सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन। सर अगर ये दो पार्टिकल ना होकर और बहुत सारे पार्टिकल हों, ये तो कोई दो पार्टिकल थे, एक था m1 और एक था m2, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक और सॉरी ओरिजिन से यहाँ तक और ओरिजिन से यहाँ तक। ये वाला कौन है, r1 वेक्टर, कौन है r2 वेक्टर। और यहाँ पर कौन है आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा और उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या होगा, आर कॉम वेक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये। अगर मल्टी पार्टिकल्स भी अगर आ जाएं, अगर मल्टीपल पार्टिकल्स भी अगर आ जाएं तो कोई लोड वाली बात नहीं है। देखिए, अगर मल्टी पार्टिकल्स भी आ जाएं तो भी कोई लोड नहीं है। तो आर कॉम वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर लिया जाएगा, आपको बताया था पहले भी। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस so on mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन एडिशन mn। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। बात समझ में आई है आपको। तो ये फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम, आइए जल्दी से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स भी बता दूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये x है, ये y है। मैंने कहा आपसे कि एक पार्टिकल यहाँ ओरिजिन पर ही रखा है। ठीक है जी, एक पार्टिकल ओरिजिन पर ही रखा है। आप इसको 10 kg का मान लें और एक दूसरा रखा है, ठीक है, इसको मान लें आप 2 kg का। और यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस मान लीजिए 6 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
सेंटर ऑफ मास सॉल्यूशन। देखिए आपको फॉर्मूला याद करा रखा है कि अगर एक्स कॉम की बात करने लगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, ये फाइंड आउट करना है। अब एक्स कॉम को अलग कैलकुलेट करेंगे और वाई कॉम को अलग कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स कॉम कैसे आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये x ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ऐसे ही y कॉम जब आप फाइंड आउट करोगे तो y कॉम कैसे मिल जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स तो क्या हैं 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,0। समझ में आया आपको, 0,0 6,0। तो पुट करो आप, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, आंसर क्या आएगा जल्दी से चेक करो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से चेक करो, शाबाश। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्स कॉम के लिए 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 12। समझ में आया। तो एक्स कॉम किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप वाई कॉम भी जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या, 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बहुत ध्यान से देखिए भैया। यहाँ पर लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,0। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके 1,0। ये है सेंटर ऑफ मास। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो हैवी पार्टिकल के पास लाई कर रहा है। एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी पार्टिकल के पास लाई करता है। कुछ और भी न्यूमेरिकल देख सकते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका x है और ये आपका y है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए 4,4, इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए 4,0 और ये तो है ही हमारा ओरिजिन पर 0,0 और ये कहाँ है 0,4 पर। ठीक है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा ये बताना है आपको। फाइंड सेंटर ऑफ मास। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या पता आपसे आंसर आ जाए। ठीक है, कोशिश करिए। जो अभी समझाया है सिर्फ उसी की बेसिस पर आपको ट्राई करना है ये सवाल। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि एक्स कॉम के लिए क्या करना है, सारे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 इन सबको ऐड कर दीजिए और साथ में डिवाइड कर दीजिए m1 m2 प्लस m3 प्लस m4 से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक्स कॉम को लिखिए कि एक्स कॉम कितना आएगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको मास नहीं दिया सबके लिए, इन सब का मास आप मान लीजिए m है। ईच पार्टिकल इज ऑफ m मास, m m m m। तो यहाँ पे आएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 4 प्लस m इंटू 4
प्लस m इंटू ज़ीरो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा, फिर ये वाला और फिर ये वाला। चाहो तो मैं इसको नाम भी रख दूँ ABCD। तो सबसे पहले A के लिए, B के लिए, C के लिए और फिर D के लिए। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व करना और भी आसान। 0 0 तो ये कितना आ जाएगा, 8m डिवाइडेड बाय 4m। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली जब आप y कॉम सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, m इंटू ज़ीरो प्लस m इंटू ज़ीरो। ये b के लिए लिखा, फिर c के लिए लिखो m इंटू 4 प्लस m इंटू 4। तो ये देखना क्या ये भी वही आ रहा है 4m। तो ये भी क्या 2 के इक्वल आया। तो ये एकदम सेंटर पे लाई करेगा इसके 2,2। समझ में आया आपको, कहाँ लाई करेगा, एकदम सेंटर पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,2। समझ में आया आपको। तो आप एक कंक्लूजन ये रख सकते हैं अपने पास कि अगर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो और यूनिफॉर्म हो, क्या कहा मैंने, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो और यूनिफॉर्म हो, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस ज्योमेट्री के सेंटर पर ही लाई करेगा। समझ में आया आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टिकल रखे हों, ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा जाए, अगर ऐसे क्वेश्चंस हों कि आपको पूछा जा रहा है कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये 3 पार्टिकल हैं, A, B और C वर्टिसेस पर रखे हैं, ठीक है। ये आप इसको A लिख दीजिए, B लिख दीजिए और C लिख दीजिए, ठीक है जी। तो अब आपसे कहा, उसने पूछा आपसे फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये सेंटर जो इसका सेंट्रॉइड होगा, यहाँ पर ट्रायंगल के केस में क्या होता है सेंट्रॉइड, तो आप इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे तो वही आंसर है। समझ में आ गया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आएगा सिस्टम का, ये सेंट्रॉइड है। कौन है जी, ये सेंट्रॉइड। ये सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। समझ में आया, सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ये वाली बात हो गई, ठीक है जी। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो पता ही होगा आपको, ये 10th क्लास में सिखाया जाता है कि सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, और इस तरह के कुछ सवाल अब मैं आपको कुछ ये तो था पार्टिकल सिस्टम। तो हमेशा आपको बस क्या करना है, सबके x1 y1 z1 सबके कोऑर्डिनेट्स पता हों, तो आप उसके लिए सेंटर ऑफ मास बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। बात समझ में आई आपको, ठीक है। एक नोट लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ।
सेंटर ऑफ मास, सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी may lie inside or outside the body. एक दूसरा पॉइंट है आपके लिए एक और, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई in the massive region of body or mass distribution. एक और बात, सेंटर ऑफ मास क्या क्या बात होगी, मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज इन द मासिव रीजन, ऑलवेज लाइज इन द मासिव रीजन। एक और बात, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए, ये अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल mass distribution center of mass of symmetrical mass distribution center of mass of symmetrical mass distribution in a geometry is coincides, ऐसे लिखना चाहिए, is coincides with the center of geometry, जो ज्योमेट्री का सेंटर होगा वही उस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, 2 और मोर पार्टिकल्स के लिए आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट कर लें तो आपको समझ में आएंगी कुछ बातें, कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। डैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्चुअल बनते हैं इस बात पर। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड
ऑन दी रेफरेंस पॉइंट। आपका रेफरेंस पॉइंट कहीं पर भी हो लेकिन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं चेंज होगी, मतलब आपकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप उसको कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बट the position vector of center of mass depends on the reference point। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसके लिए। एग्जांपल ये है कि जो तो एग्जांपल ये है कि जो स्कूल की लोकेशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप उसको क्लॉक टावर से ऑब्जर्व कर रहे हो या उसको रेलवे स्टेशन से ऑब्जर्व कर रहे हो या उसको बस स्टैंड से ऑब्जर्व कर रहे हो या आप पोस्ट ऑफिस से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी लोकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसके पोजीशन वेक्टर की बात करने लगें कि मैं उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है इस बात पे कि आप उसको कहाँ से, ये पोजीशन वेक्टर, ये डायरेक्शन, ये वेक्टर डिपेंड करेगा। ये इस पॉइंट से अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये वेक्टर अलग हो जाएगा R1 वेक्टर, और अगर इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये अलग हो जाएगा, और इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो अलग हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो हर पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर उसका पोजीशन वेक्टर ज़रूर इफ़ेक्ट होगा लेकिन उसकी लोकेशन इफ़ेक्ट नहीं होगी। समझ में आया आपको? तो इस वीडियो में इतना ही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो उसका पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर, लेकिन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करती रेफरेंस पॉइंट पर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है भैया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।